Excellence makes excellent. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स। सो आज की मैं इस क्लास के अंदर आपको एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, वो पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। ऑलरेडी क्लास के अंदर तो ये चल ही रहा था पहले से, तो आज मैं इसमें थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊँगा जो आपकी छोटी मतलब और क्लासेस में आपने पढ़ा भी था पहले भी, जैसे लाइंस के बारे में, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट, व्हाट इज़ एंगल, व्हाट इज़ रे। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को चैप्टर 6 आपका है। चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, एनसीईआरटी। और क्लास है आपकी क्लास 9। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइंस एंड एंगल जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ एब्रीविएशंस होते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, वो एब्रीविएशन आपको पता होनी चाहिए। कुछ एब्रीविएशंस है बेटा, और वो एब्रीविएशंस क्या होंगी? नॉर्मल एब्रीविएशंस है, जैसे ATQ लिख दिया आपने, ATQ, तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे ATQ बोल दिया। ऐसे एब्रीविएशंस यूज़ करते हैं हम ज्योमेट्री के अंदर, जैसे ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी ट्रायंगल की भी हो सकती है और एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी क्वाड्रिलेटरल की भी हो सकती है, तो उसके लिए हम ASP यूज़ करते हैं। इसके अलावा LPA हो सकता है आपका लीनियर पेयर एंगल्स, इसको LPA लिखा जाता है। इसके अलावा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ऐसे तो बहुत सारे हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म इस तरह के बना सकते हैं। वो शॉर्ट फॉर्म क्या करते हैं, आपको इजी कन्वीनियंट प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक और हो सकता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के लिए अप्लाई करते हैं इसको, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर ट्रायंगल की है तो ट्रायंगल की लगा देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा को इंटीरियर एंगल्स और भी हो सकता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो इस तरह के जो एब्रीविएशन होते हैं ज्योमेट्री में, वो ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं, और आपको पता भी होना चाहिए। और इसका इस्तेमाल करने से थोड़ा सा ये होता है कि जो एक थोड़ा सा जो आपका सेंटेंस लिखा जाता है वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, एब्रीविएशन अपने पास नोट कर लेना। देन उसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास। ये बेसिक डेफिनेशन आपको पहले से आती भी होंगी, बट मैं फिर भी लिख देता हूँ। बेसिक डेफिनेशन में मैं स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले लाइन सेगमेंट ही लूँगा। लाइन सेगमेंट, आप सभी को पता है लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है, पोर्शन होता है, और इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं और इसको हम मेज़र भी कर सकते हैं। तो लाइन की बात करें तो लाइन तो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया। लाइन बड़ी होती है, बोथ डायरेक्शन एंडलेसली इसको बढ़ा सकते हैं, और वो मेजरेबल नहीं होती है। तो इफ़ यू आर टेकिंग लाइन सेगमेंट, अगर आप लाइन सेगमेंट ले रहे हैं बेटा, तो लाइन सेगमेंट में तो क्लियर हो गया कि लाइन सेगमेंट ऐसे होगा आपका, सिंपल सा। AB आपका एक लाइन सेगमेंट है, AB इज अ लाइन सेगमेंट। वाई? बिकॉज इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। तो लाइन के लिए क्या हो गया, लाइन सेगमेंट के लिए क्या हो गया, इट इज अ पोर्शन ऑफ अ
ऑफ अ लाइन, ये लाइन का एक पोर्शन होता है, लाइन का एक पार्ट होता है, पोर्शन मतलब पार्ट, एंड इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इसके दो क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, है ना, दो किनारे। ऑल्सो इट इज़ मेजरेबल, इट इज़, इसको हम मेज़र भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको सभी को पता होगा कि अलाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो लाइन सेगमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी और उसके ऊपर एक बार लगा देंगे। तो ये बार जो होता है बेसिकली उसकी एंड पॉइंट्स और एक लाइन सेगमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन फॉर लाइन सेगमेंट। देन इफ यू टॉक अबाउट रे, क्या होता है रे, रे भी एक लाइन ही होती है, रे इज ऑल्सो अ लाइन, बट इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि रे का एक वन एंड पॉइंट होता है और वो वन डायरेक्शन में क्या करती है, वो एंडलेसली मूव करती है। देखिए ना, अब आप रे को लेंगे तो उसका एक इनिशियल पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हो रही है, इट हैज़ वन एंड पॉइंट एंड इट गोज़ इन वन डायरेक्शन, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक एंडलेसली एक डायरेक्शन में मूव करती है, इसे हम बोलेंगे ए बी। तो लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन सॉरी रे को क्या बोलेंगे, रे इज ऑल्सो पार्ट ऑफ या पोर्शन ऑफ लाइन, रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन, पोर्शन ऑफ लाइन, ये भी पोर्शन ऑफ लाइन होता है, बट इट हैज़ वन एंड पॉइंट, इसका एक एंड पॉइंट होता है, एंड इट एक्सटेंड्स इन वन डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन में क्या करती रहती है, बढ़ती रहती है, इट एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन, कहाँ तक, एंडलेसली, मतलब बहुत दूर तक चली जाएगी। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, रिप्रेजेंट का तरीका बता देता हूँ आपको मैं। इसको रिप्रेजेंट अगर करना हो, ब्रशेस नहीं बनाता, हटा देता हूँ ब्रशेस, ए बी लिख करके और उसके ऊपर एरो लगा देंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट होगी वो लाइन सेगमेंट को। ए बी के ऊपर हम ऐसे बार लगा देंगे और इसके ऊपर ए बी लिख करके उसके ऊपर एरो बना देंगे। तो दिस एरो इज फॉर रे, दिस एरो इज फॉर रे। क्लियर हो गई? ये सब बेसिक चीज़ें हैं, सब चीज़ें आपको आती होंगी, बेसिकली इसमें इतना कोई खास नहीं है। ये दीज आर द एब्रीविएशन एंड दीज आर द बेसिक डेफिनेशन फॉर द लाइन सेगमेंट एंड रे, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम एंगल की डेफिनेशन देखें, एंगल, एंगल भी सबको पता होगा, एंगल क्या होता है, एंगल वो टू रेज के बीच का एक पार्ट होता है, इट इज़ द पोर्शन, इट इज़ द पार्ट इन बिटवीन द टू रेज विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट। मतलब आप कहेंगे कि रे, एंगल का बेसिक मतलब तो बेटा कॉर्नर होता है, इसका मतलब किनारा, इसका मतलब हम समझते हैं कॉर्नर होता है। तो आप कॉर्नर को कैसे समझ सकते हैं, कॉर्नर मतलब किसी भी दो के बीच दो रे निकल रही हैं या दो लाइन हैं, उनके बीच का जो पार्ट होगा उसे हम कहेंगे वो एंगल होगा। एन एंगल क्या बोलेंगे हम, एन एंगल इज formed by two rays which start from one common point, ठीक है ना। यानी कि ये दो टू रेज के बीच का पोर्शन होगा, इट इज द पोर्शन इन बिटवीन द टू, in between the two rays, or you can say an angle is the measurement, an angle is the measurement in between two rays which are originate from
वन कॉमन पॉइंट, वन कॉमन पॉइंट। सिंपल सी बात हो गई इसके अंदर, यानी कि एक एंगल की बात हम कर रहे थे, तो एंगल मैंने कहा था टू रेज के बीच का जो मेजरेबल पार्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। एंगल को मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, और एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपको पता ही होगा। सी, अगर हम एंगल को ड्रॉ करते हैं, ये आपके पास एक एंगल हो गया, इट इज एंगल, ठीक है। इसको डिनोट कर दिया हमने यहाँ पर ऐसे, डिनोट कर दिया ए ओ बी। तो उसके बीच का जो टू रेज के जो बीच का पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसको हम मेजर करते हैं अगर, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एंगल, ये इसका कॉर्नर है। और ओ को हम क्या बोलते हैं, ओ इज वर्टेक्स, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। और ये दोनों पार्ट इसके, ये आर्म है और ये भी आर्म है, ठीक है ना। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, ए ओ बी, ए ओ बी ऐसे एंगल बना देते हैं। तो जो पार्ट हमारा जो कॉर्नर होता है, जो वर्टेक्स होता है, उसे बीच में लिखना होता है, ठीक है। इसको अगर आप ऐसे रीड करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं बी ओ ए, तो उसको ऐसे रीड करेंगे हम, यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से एंगल क्या हो गया, एक पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाली टू रेज के बीच का मेजरेबल पार्ट होता है, जिसको हम क्या करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, ये हमारा एंगल हो गया। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी किसके बारे में, बेसिक डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री, जो हमारा इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड होगा। अब इसके अंदर मैं आपको आगे, जैसे टॉपिक का नाम है लाइन्स एंड एंगल, तो मैं अब लाइन का डिस्कशन करूंगा सारा, लाइन, वेरियस टाइप ऑफ लाइन एंड वेरियस टाइप ऑफ एंगल्स। चलते हैं देखते हैं, पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस। आइए देखते हैं कि लाइन्स के जो टाइप्स होंगे वो किस किस तरह से हो सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, लाइन के अलग अलग टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो इसमें 2 या 3 तरह की लाइंस के बारे में लिखा हुआ है, तो मैं 1-2 एक्स्ट्रा और बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट अगर आपने लिखा पैरेलल लाइन, ये तो सबको पता होगा कि पैरेलल लाइन क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, आइदर वी इंक्रीज देम फ्रॉम बोथ साइड। इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो पैरेलल लाइन के लिए इंट्रोडक्शन में यही हो गया कि पैरेलल लाइन जो होती है वो दोनों पैरेलल होती हैं और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर पैरेलल भी होगा और साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट इन बिटवीन द टू पैरेलल आर ऑलवेज सेम। पैरेलल लाइन की खास बात होती है बेटा ये, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। पहली प्रॉपर्टी में लिखा, क्या लिखा, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, पहली बात। दूसरी बात, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम आर सेम एट एवरी पॉइंट। आप किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, हमेशा आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखें, जो मैंने ड्रॉ किया था हेयर, L1 इज पैरेलल टू L2, L1 L2 के पैरेलल है, तो पैरेलल को ऐसे निशान लगाएंगे हम, L1 पैरेलल L2, L1 पैरेलल L2, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये तो पैरेलल लाइन हो गया, ये तो पता ही होगा आपको। पैरेलल लाइन के बाद फिर हम सेकंड देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। भाई इंटरसेक्टिंग लाइन तो वो लाइन होगी जो एक दूसरे को क्या करती हो, इंटरसेक्ट करती हो। जैसे पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करती है। और इंटरसेक्टिंग लाइन आर दोज लाइन दे मीट, दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। एक इनका कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, मीट करती हैं, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइन के बारे में ये हुआ, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। व्हेन टू लाइन meet at one point,
जब दो लाइन, व्हेन टू लाइन्स मीट एट वन पॉइंट, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। एक और ख़ास बात होती है इंटरसेक्टिंग लाइन की, कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है जो इट इज़ द सॉल्यूशन फॉर बोथ लाइंस। मतलब ये पॉइंट इस L2 पे भी लाई कर रहा है और ये पॉइंट L1 पे भी लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट जो है, दैट पॉइंट इज़ द सॉल्यूशन फॉर बोथ लाइंस। ऑल्सो, आप इसे ध्यान रखना इसको, ऑल्सो the common point of their intersection is also their solution, is also their solution। इसका ध्यान रखना है आपको। भाई मैं आप फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होती है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक कॉमन पॉइंट के ऊपर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, दैट पॉइंट इज द सॉल्यूशन फॉर बोथ लाइन। मतलब वो जो पॉइंट है वो दोनों लाइन का सॉल्यूशन भी है। फर्स्ट L1 पे भी लाई कर रहा है और L2 पे भी लाई कर रहा है, तो समझ जाना कि ये जो पॉइंट जो कुछ भी होगा x और y के लिए, एब्सिस और ऑर्डिनेट के लिए, वो दोनों ही लाइन का क्या होगा, आंसर होगा। जब आप इसको आंसर की फॉर्म में देखेंगे, अगर अभी तो ज्योमेट्री देख रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग है, सीधी सीधी बात है कि ये लाइन कट कर रही है, भाई इंटरसेक्टिंग है, एक कॉमन पॉइंट पे काट रहा है, बस सीधा सीधा बात। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। थर्ड में इसी को थोड़ा सा इसको चेंज कर दें, इसी का अगर मैं बोलूँगा थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, तो इंटरसेक्टिंग लाइन में अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसे परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस। मतलब वही बात हो गई ना कि इंटरसेक्टिंग कर रही है, इंटरसेक्ट तो कर रही है लाइन आपस में, तो इंटरसेक्टिंग लाइन जब हो रही है कहाँ पर हो रही है? 90 डिग्री पे हो रहा है। एक लाइन L1 और एक लाइन L2 और दोनों एक दूसरे को कट कर रही है कहाँ पर? 90 डिग्री पर। तो कैसे हो गए दोनों? इंटरसेक्टिंग हो गई। वो तो सिंपल से हो गया, बताने की जरूरत नहीं है। दीज टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग एज वेल एज परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 और L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। आप इसको लिख सकते हैं हेयर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, या फिर आप लिख सकते हैं कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। ठीक है, दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एज वेल एज परपेंडिकुलर, दे बोथ आर फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल। इसके अलावा और भी लाइन होती है, इसे कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन बेटा कैसी लाइन होगी? जब दो या दो से ज़्यादा लाइन किसी एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती है। तो ऐसा तो इंटरसेक्टिंग भी मीट करती है, पर इसमें कंडीशन है कि टू और मोर लाइन व्हेन दे हैव वन कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लाइन किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, काटती है, दे हैव अ कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इनका एक ही कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये सारी लाइनें क्या हो, इनको बोलेंगे हम कॉन्करेंट लाइन। बस इतना ही बोला जाएगा कि व्हेन टू और मोर लाइन्स, जब दो या दो से ज्यादा लाइन, व्हेन टू और मोर लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है, देन द पॉइंट इज the common solution, the point is common solution for all equations या all lines। कॉन्करेंट लाइन हो गई जब दो से ज़्यादा लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो वो मैनी इंटरसेक्टिंग लाइन्स व्हेन दे हैव अ कॉमन पॉइंट, तो उसको हम बोलेंगे कि वो कॉन्करेंट लाइन है। और दूसरी खास बात ये भी होती है कि द पॉइंट इज द कॉमन सॉल्यूशन
ये जो पॉइंट होगा वो कॉमन सॉल्यूशन है सारी लाइनों में। द पॉइंट इज़ द कॉमन सॉल्यूशन फॉर ऑल लाइन्स। ये जो भी पॉइंट होगा, जो भी होगा, वो सारी लाइन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। ठीक है, बस दिखाई दे अगर ऐसा तो समझ लेना कॉन्करेंट है। तो ये पैरेलल हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और क्या हो गया इसके साथ साथ आपके पास, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा एक और भी लाइन का एक और भी होता है, स्क्यू लाइंस। देखिए बेटा, स्क्यू लाइंस होते हैं, दे आर नॉट पैरेलल लाइन। व्हेन टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, व्हेन टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल ना हो। ऑल्सो दे डू नॉट हैव द सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम नहीं होगा। यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पे कम लगेगा। एंड these two lines seem that they will intersect at each other when they both are extending। मतलब हमें ऐसा लगेगा कि इनको प्रोड्यूस करेंगे किसी एक साइड से तो वो आपस में कट करेगी। मतलब स्क्यू लाइंस आर दोज लाइन दे आर नॉट पैरेलल। ठीक है, ऑल्सो दे डू नॉट इंटरसेक्ट and they do not have the same perpendicular distance between them at every point, but we assume that on increasing these two lines from any direction from one side they will meet। ठीक है, तो इस तरह से स्क्यू लाइन कुछ इस तरह से होगी, ना तो पैरेलल होगी, ना परपेंडिकुलर होगी, ना इंटरसेक्टिंग होगी, इस तरह की दिख देगी आपको। तो ये आपके पास हो गई पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, परपेंडिकुलर, कॉन्करेंट एंड स्क्यू लाइंस। अंडरस्टैंड? आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये टाइप्स ऑफ लाइन है और इतनी तो सफिशिएंट है आपके लिए। आई होप यहाँ पे भी दिख रहा होगा सॉल्यूशन लिखा है नीचे, सॉल्यूशन। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस। चलिए बच्चे, अब देखते हैं कि जैसे इस टॉपिक पे लिखा हुआ एंगल्स भी, इसके बारे में एंगल में भी डिस्कशन करना है। अब देखते हैं कि जो एंगल्स होते हैं वो वैरायटी ऑफ एंगल्स क्या हो सकते हैं। वैसे आपको तो ज़्यादातर एंगल पता होंगे, बट इस चैप्टर में रिलेटेड और क्या एक्स्ट्रा एंगल आ सकते हैं। लेट्स सी, टाइप्स ऑफ एंगल लिख लेते हैं हम यहाँ पर। हम लिखेंगे टॉप में, यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। भाई कितने तरह के एंगल्स होते हैं, भाई ये वाली बातें यहाँ पर शामिल होगी। यहाँ पर दिखाएंगे कि भाई एंगल कौन कौन से तरह के होते हैं, तो वो सारी बातें आ जाएंगी जो आपने पहले पढ़ी थी, और थोड़ी बहुत एक दो एक्स्ट्रा और आ जाएंगी इसके अंदर। सबसे पहले आपने एक तो ये पढ़ा होगा पक्का, कौन सा, एक्यूट एंगल, सबने पढ़ा होगा। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री से जो कम होगा, एंगल लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम होता है ये, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन थोड़ा बड़ा लग गया ऐसे। एक्यूट के बाद एक और होता है जिसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज जो होता है वो 90 से ज़्यादा होगा, इट इज़ मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। 90 से ज़्यादा हो गया तो ऑब्ट्यूज, 90 से कम हो गया तो एक्यूट। थर्ड एक और होता है राइट बोलते हैं। राइट बोल दिया तो भाई राइट ही हो गया फिर ये, राइट एंगल। तो जो राइट एंगल बनाएंगे वो इक्वल टू 90 होता है। देख लो, एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, और राइट भी हो गया, 90 भी हो गया। इसके अलावा एक और होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। भाई स्ट्रेट बोलेंगे तो स्ट्रेट का मतलब सीधा ही बन गया, तो 180 हो जाएगा। स्ट्रेट मतलब 180। और अगर आपने बोल दिया कंप्लीट एंगल, कंप्लीट मतलब सारा कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट कितना हो गया, 360 हो गया। इसके अलावा अगर आपने बोल दिया रिफ्लेक्स एंगल, भाई रिफ्लेक्स भी पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं। रिफ्लेक्स का क्राइटेरिया होता है कि ये 180 से ज़्यादा होता है बट 360 से कम होता है। 180 से ज़्यादा होगा बट 360 से कम होगा। मतलब अगर ये एंगल x डिग्री है तो ध्यान रखना कि 180 से ज़्यादा, मोर देन 180 बट लेस देन 360, मतलब इसके बीच में लाई करता होगा ये। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास रिफ्लेक्स, कंप्लीट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये एंगल तो हमारे सिंपल से हो गए। हम इसी के अंदर ब्रॉडली कुछ एंगल्स को और लेके चलते हैं जो आपने पढ़े भी होंगे, समझे भी होंगे।
जैसे अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 नंबर यहाँ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिया वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो कॉन्सेप्ट होगा, जो बात है वो सिर्फ किससे आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन से आएगी। व्हेन टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, सपोज करो लाइन को आपने लिखा ए बी और यहाँ पर लिखा आपने सी डी और दीज टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, तो यहाँ पर जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। वर्टिकली होता है इधर का आमने सामने का, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। पर इंटरसेक्टिंग होगा तभी वर्टिकली अपोजिट होगा। इसके अलावा एक और भी होता है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, जो एडजेसेंट एंगल होता है उसकी खास बात होती है कि एडजेसेंट एंगल में टू एंगल्स होते हैं जिसका एक कॉमन आर्म होता है। जैसे ये एक बीच में आर्म दिख रहा है आपको, ये वाली रे दिख रही है, कॉमन है, इट इज इन बिटवीन दीज टू, मतलब दो रे के बीच में एक रे जा रही है, एंड दिस रे इज द कॉमन फॉर मेकिंग द एंगल दीज टू एंगल, मतलब एक एंगल तो यहाँ फॉर्म हो रहा है और एक एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, बट एक खास बात है कि इसका सबका वर्टेक्स एक ही है। अगर आपने यहाँ लिखा O, यहाँ लिखा A B C, तो कहने के लिए आप कहेंगे कि AOB एक एंगल है और दूसरा एंगल जो है आपका कौन सा हो गया, BOC हो गया। बट यहाँ पर देखा वेयर, एक खास बात और दिखी यहाँ पर कि OB जो है ना, OB इज द कॉमन आर्म, ये इसमें क्या कॉमन एक आर्म है। तो कोई भी ऐसा दो एंगल बनता हो जिसके अंदर एक कॉमन आर्म दिख रही हो आपको, एक ये लाइन रे जो दिख रही है वो दो एंगल के बीच में कॉमन दिखे, तो वो दोनों एंगल को हम बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है, ठीक है ना। तो ये दोनों कौन से हो गए, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए, इसे एडजेसेंट कहा जाएगा। इसके अलावा और भी देख सकते हैं। बाकी अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि आपने क्या कॉम्प्लीमेंट्री सुना है कभी, तो आप कहेंगे हाँ सर, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जिसका सम, द पेयर ऑफ एंगल जिसका सम कितना होगा, 90 होगा। इसकी खास बात है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है जिसका सम ऑफ एंगल्स 90 डिग्री होगा, मतलब पेयर में होगा। अगर आपके पास दो एंगल है, आपके पास 2 एंगल है और उसका टोटल कर दो 90 आ जाए, तो आप कहेंगे दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने लिखा 60 डिग्री में 30 डिग्री ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो ये 60 और 90, जो 60 और 30 है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ठीक है ना। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री है ऐसे क्या बन जाएगा आपका, एक और बनता है जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। कौन सा होता है बेटा, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री की खास बात ये होती है कि इसका पेयर जो होगा, सम ऑफ पेयर, जो इसका पेयर होगा उसका टोटल 180 होगा। सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स कितना हो जाएगा इसका टोटल, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री में इतना, सप्लीमेंट्री में टोटल 180, कॉम्प्लीमेंट्री में टोटल 90 डिग्री। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा एक और भी होता है लीनियर पेयर, ये भी सुना होगा आपने, लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं। लीनियर पेयर एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने एंगल बनेंगे, ऑल एंगल्स दे आर फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड हुज सम इज 180 डिग्री। मतलब एक लाइन के ऊपर आप जितने भी एंगल बना लो, लाइन है आपके पास, ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। नेसेसिटी है ये कंपलसरी है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बनना चाहिए। अब आप चाहे उसके अंदर दो बना दो, ये और ये, इसका टोटल 180 हो जाएगा, चाहे आप इसके अंदर और भी बना दो, ठीक है ना। तो क्या हुआ, लीनियर पेयर एंगल कौन से होते हैं, द एंगल विच आर फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बाय रेज विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। देखिए आपके पास स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर से रे आ रही है, एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है,
और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल का सम बनता है वो सब क्या हो जाता है 180, उसी को बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल, जिसको हमने एब्रीविएशन में भी लिखा था, LPA लिखा था। तो लाइन पे जितना भी एंगल बनेगा टोटल, इसका टोटल वो क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो एंगल के बारे में हैं। आई होप कि सारी आ गई होंगी। वर्टिकली अपोजिट, एडजेसेंट आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, सप्लीमेंट्री आ गया, लीनियर पेयर एंगल आ गया, बाकी डिफरेंट यहाँ पे जो थे ये सब बता दिए मैंने आपको। ठीक है, एक दो और अगर बच जाते हैं, हो सकता है लिखते लिखते एक दो रह गया हो, ठीक है ना, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि सारे हो गए। तो ये आपका बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, बेसिक इंट्रोडक्शन था। क्योंकि जब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बेटा, तो चैप्टर के अंदर क्या होगा, जब आप चैप्टर को कर रहे होंगे तो चैप्टर के अंदर यही होगा कि इन सब चीज़ों को बार बार यूज़ किया जाएगा। और पूरे टॉपिक का नाम ही लाइन्स एंड एंगल है, तो आपकी पूरे जो एक्सरसाइज है 6.12 जो भी एक्सरसाइज आएगी उसमें इनका बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आई होप कि आ गया होगा थोड़ा बहुत समझ में। इसको पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।